नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आज आपके लिए लेकर आया हूँ बेहद रोचक और खास वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अंग्रेजों ने इंडियंस को गुलाम कैसे बनाया था। तो ज्यादा समय नष्ट न करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि 15 अगस्त को भारत की आज़ादी का जश्न मनाते हैं क्योंकि इस दिन हमें अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ादी मिली थी। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल उठता है जो हर भारतीय, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी को जानना बेहद ज़रूरी है कि आखिर हम उनके गुलाम कैसे बने। और सबसे पहले मैं आपको यह बात साफ कर दूं कि मैंने यहाँ पाकिस्तानी और बांग्लादेश का नाम क्यों लिया। तो बता दूं कि बंटवारे से पहले यानी 1947 से पहले हम सब एक ही थे और यह इतिहास हम सब से जुड़ा हुआ है जो जानना बेहद ज़रूरी है। भारत की गुलामी के लिए कोई ख़ास दिनांक या साल नहीं बताया जा सकता, लेकिन इतना मान सकते हैं कि 1777 में प्लासी की लड़ाई के बाद भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़धाता चला गया। क्योंकि प्लासी की लड़ाई में बंगाल जैसा एक बड़ा क्षेत्र ब्रिटिशों ने अपने कब्जे में ले लिया था, जिसके कारण अंग्रेज़ धीरे धीरे भारत के बाकी हिस्सों में पकड़ बनाने में सफल रहे और उन्होंने भारत की सत्ता पर 1947 तक राज्य किया। आमतौर पर ऐसा कहा जाता है कि भारत लगभग 200 साल तक अंग्रेज़ों का गुलाम रहा। हम अपने इतिहास को थोड़ा और आगे से शुरू करते हैं। बात सन 1588 की है, जब लंदन के कुछ व्यापारियों ने मिलकर एक कंपनी की शुरुआत की जिसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी रखा गया। कंपनी से जुड़े व्यापारियों ने वहां की रानी एलिजाबेथ से हिंद महासागर में व्यापार करने की इजाज़त मांगी, लेकिन शुरुआत में ही यह कंपनी दिवालिया घोषित हो गई क्योंकि यह कंपनी पैसा नहीं कमा पाई थी। जब लंदन के व्यापारी पहली बार समुद्री यात्रा पर निकले तो अरब सागर से ही वापस लौट आए। इसके बाद फिर दोबारा से 1586 में पानी के जहाज लंदन से रवाना किया गया, लेकिन रास्ते में तूफान की चपेट में आ जाने से वे सब तबाह हो गए। ऐसी असफलताओं को देखकर रानी का दिमाग खराब हो गया और उसने पैसे देने से मना कर दिया। लेकिन व्यापारियों की जिद के चलते रानी को मानना पड़ा। तीसरी बार 1608 में हेक्टर नाम का एक जहाज़ भारत के लिए रवाना किया गया। इस जहाज़ के कैप्टन का नाम हॉकिंग्स था। जहाज़ सबसे पहले सूरत के बंदरगाह पर जाकर रुका। उस समय सूरत भारत का एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। हॉकिंग्स शुरुआत में भारत में व्यापार करने की नीयत से ही आया था, इसलिए राजदूत के तौर पर उस समय के मुगल बादशाह जहांगीर से मिला। जहांगीर ने भारतीय परंपरा के अनुसार उसका विशेष स्वागत किया, साथ ही उसे पुरस्कार देकर सम्मानित किया। शायद उस वक्त जहांगीर को इस बात का अंदाज़ा न था कि जिस अंग्रेज़ कौम के नुमाइंदे को वह सम्मानित कर रहा है, एक दिन उसी कौम के वंशज भारत पर शासन करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने वैसे तो व्यापार के बहाने दुनिया के लगभग सभी देशों को लूटा था, लेकिन भारत से जितना पैसा कमाया उतना किसी देश से नहीं कमाया। क्योंकि शुरुआत में अंग्रेज़ व्यापार करने के मकसद से आए थे, तो उन्होंने देखा कि सूरत उस समय का सबसे धनवान प्रदेश था, क्योंकि वहाँ से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के ज़रिए काफ़ी मुनाफा होता था। अंग्रेज़ों को भारत से कपड़ा, स्टील और मसालों के बदले उनके वज़न के बराबर का सोना मिलता था। इसी कारण सूरत में उस समय हर घर में सोने के भंडार थे और इतना सोना था कि उनको सोना तोल कर रखना पड़ जाता था। अंग्रेज़ों के आने से पहले पुर्तगाली भारत आ चुके थे, साथ ही वे जहांगीर को प्रसन्न कर चुके थे। इसलिए हॉकिंग्स के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि उन्हें रास्ते से कैसे हटाया जाए। इसके लिए उसने बादशाह जहांगीर को पुर्तगालियों के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। शुरुआत में उसे बहुत समस्या हुई, लेकिन धीरे धीरे वह अपनी योजना में कामयाब हो गया। यही नहीं, वह जहांगीर से कुछ विशेष सुविधाएं और अधिकार लेने में कामयाब हो गया। धीरे धीरे उसने पुर्तगालियों की जहाज़ों को लूटना शुरू कर दिया, क्योंकि असल में वह चाहता था कि जल्द से जल्द पुर्तगाली सूरत छोड़कर भाग जाए, जिससे वह अकेला व्यापार कर सके। उसने पुर्तगालियों के जहाज़ों को समुद्र में डुबोना भी शुरू कर दिया। उसी दरमियान उसने बादशाह जहांगीर से एक शाही फरमान जारी करवा लिया, जिसके तहत अंग्रेज़ों को सूरत में कारखाना बनाकर व्यापार करने की इजाज़त मिल गई। इसी के साथ जहांगीर ने एक और बड़ी गलती की। उसने हॉकिंग्स को इजाज़त दी कि उसके राज दरबार में इंग्लैंड का एक राजदूत रह सकता है, जिसके तहत सर थॉमस रो 1615 में अम्बेसडर बनकर भारत आया।
थॉमस के बारे में एक बात मशहूर थी कि वह कूटनीति के मामले में बहुत तेज था। थॉमस इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ का बहुत करीबी था, इसलिए अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए जल्दी ही उसने अपना काम शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने बादशाह जहांगीर से मुलाकात करनी चाहिए, इसलिए सर थॉमस ने जहांगीर को अंग्रेजी भाषा में एक पत्र लिखा जिसमें वह भारत में व्यापार करने के लिए ट्रेड लाइसेंस चाहता था। उस जमाने में ट्रेड शब्द का मतलब लूटमार होता था। जहांगीर को दूसरी भाषाओं का अच्छा ज्ञान था, लेकिन वह अंग्रेजी नहीं जानता था, इसीलिए अपने एक दरबारी से वह पत्र पढ़ने को कहा। लेकिन थॉमस को यह सब पहले से पता था कि राजा को इंग्लिश नहीं आती और उसी दरबारी से पत्र पढ़ने को कहेगा। जहांगीर ने विश्वास करते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेड वाले पत्र पर सिग्नेचर कर दिए और इस तरह अंग्रेज़ों को लूट मार करने की छूट मिल गई। अब तो वह जहां भी जाते बादशाह का सिग्नेचर किया हुआ पत्र दिखाकर लूटमार करते थे। अब उन्होंने कारखाने भी खोलिए और साथ ही लूटमार भी करने लगे। अंग्रेज़ों की लूटमार का तरीका ऐसा होता था कि भारत की भोली भाली जनता उनकी योजनाओं को नहीं भांप पाती थी। उन्होंने सबसे पहले सूरत से लगभग 900 जहाज़ भरकर सोना लंदन भेजा था और इस तरह सोने की चिड़िया कहलाने वाले भारत को लूटना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ने कारखाने लगाने शुरू किए, एक के बाद एक, यानी आगरा, सूरत, अहमदाबाद और बंगाल में फैक्ट्रियां खोल दी। धीरे धीरे कंपनी का वर्चस्व पूरे भारत में बढ़ता गया। इतिहास गवाह है कि इस कंपनी ने कितने जल्दी अपने पैर पसारे। ऐसा कहा जाता है कि जितने साल भी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में रही वह मुनाफे में रही। इस कंपनी ने लूटमार के साथ भारत पर भी राज करना चाहा, लेकिन वह ऐसा करने में सफल नहीं हुए। लेकिन एक गद्दार की वजह से अंग्रेज़ों को ऐसा करने का मौका मिल गया। पुराने समय में बंगाल बहुत बड़ा राज्य था जिसके राजा का नाम सिराजुद्दौला था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसे हराने के लिए कई छोटे छोटे ऑपरेशन चलाए, लेकिन वह कभी भी उसमें कामयाब नहीं हो सके। इसलिए 1777 में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में बंगाल पर हमला करना चाहा। उस समय रॉबर्ट के पास मात्र 350 सैनिक थे और सिराजुद्दौला के पास 18,000 सैनिक थे। रॉबर्ट अच्छी तरह से जानता था इतनी बड़ी सेना के सामने 1 घंटा टिकना भी मुश्किल होगा, लेकिन इतनी कम सेना होने के बावजूद भी वह युद्ध जीत गया और सिराजुद्दौला युद्ध हार गया। आपको यहाँ यह बता दें कि यह युद्ध प्लासी के युद्ध के नाम से मशहूर है, जिसने अंग्रेज़ों को हम पर शासन करने का मौका दे दिया हुआ। ऐसा कि सिराजुद्दौला का एक सेनापति था जिसका नाम वीर जफर था। रॉबर्ट ने वीर जफर को धन और सत्ता का लालच देकर अपनी ओर कर लिया। जब प्लासी का युद्ध हुआ तो वीर जफर ने अपनी सेना को युद्ध बिना लड़े समर्पण करने को कहा और इतिहास में इसे अंग्रेज़ों की जीत कहा गया। रॉबर्ट ने सिराजुद्दौला की पूरी सेना को बंदी बना लिया। उन सैनिकों को 10 दिन तक भूखा रखा गया और उसके बाद उन सब की हत्या कर दी गई। वीर जफर और रॉबर्ट क्लाइव ने योजना बनाकर सिराजुद्दौला को भी मरवा दिया और इस तरह वीर जफर को सिंहासन मिल गया। वीर जफर की गद्दारी की वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी सत्ता में आ गई और हम अंग्रेज़ों के गुलाम बन गए। इससे आगे क्या हुआ यह सब तो आप जानते हैं। आज हमारा देश ऐसे ही कई वीर जफर से भरा पड़ा है जो देश को अंदर से खोखला करते जा रहे हैं। दोस्तों, ऐसे गद्दारों के साथ हमें क्या करना चाहिए कि हम फिर से किसी के गुलाम ना बने।